इस वीडियो में हम अमेरिका के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक और एंशिएंट वर्ल्ड का पता लगाएंगे, जिसका नाम है एज़टेक। वे कौन थे, वे कहां से आए थे, वे कैसे रहते थे, उन्होंने किन क्षेत्रों पर अपनी जीत दर्ज की और उनकी सभ्यता कैसे नष्ट हो गई, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो जानने के लिए अंत तक बने रहें। दोस्तों, एज़टेक को मेसो अमेरिकन सभ्यता माना जाता था। मेसो अमेरिका आज के सेंट्रल अमेरिका का क्षेत्र है, जो नॉर्दर्न सेंट्रल मेक्सिको तक फैला हुआ है। उनकी राजधानी टेनोक्टिटलन या मेक्सिको टेनोक्टिटलन की स्थापना 1325 ईसा पूर्व में मेक्सिको की घाटी में उस क्षेत्र के भीतर हुई थी जो आज मेक्सिको सिटी है। इतिहासकारों का मानना है कि ये सभ्यता शायद टोल्टेक्स से संबंधित थी, जो एक ऐसी सभ्यता थी जिसकी ग्रोथ 11वीं और 12वीं शताब्दी में उत्तरी मेक्सिको में हुई थी। ये क्लियर नहीं है कि एज़टेक ने मेक्सिको की घाटी में जाने के लिए क्यों चुना। हालांकि एज़टेक माइथोलॉजी में उनके माइग्रेशन का वर्णन साउथ की ओर किया गया है। वैसे ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एज़टेक लोग अपनी पहचान एज़टेक्स के रूप में नहीं करते थे। इस नाम का उपयोग इतिहासकार नाहुआट्ल भाषी लोगों द्वारा बनाए गए साम्राज्य का वर्णन करने के लिए करते थे, जो खुद को मेक्सिका कहते थे। एज़टेक शब्द एज़टेका से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब एज़टलान के लोग होता है, और ऐसा माना जाता है कि ये उत्तरी मेक्सिको में एक जगह है जहां सेमी नोमैडिक मेक्सिका की उत्पत्ति हुई थी। हालांकि ये वो नाम नहीं था जिसका उपयोग एज़टेक लोग खुद का वर्णन करने के लिए करते थे, लेकिन ये ऐतिहासिक रूप से एक्सेप्टेड डेजिग्नेशन बन गया। दोस्तों, एज़टेक सभ्यता को दो टाइम पीरियड में बांटा जा सकता है, अर्ली एज़टेक एरा और लेट एज़टेक एरा। कई सिटी स्टेट्स यानी शहर राज्य एज़टेक साम्राज्य का हिस्सा बन गए, जिनकी स्थापना 12वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। लेट एज़टेक एरा की शुरुआत का संबंध आमतौर पर 1325 में मेक्सिको टेनोक्टिटलन की स्थापना से है। हालांकि जब मेक्सिका का आगमन हुआ तो बहुत कम अवेलेबल जमीन बची थी। विचित्र जनजातियों और जातीय समूहों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन समय के साथ जीत और गठबंधन के बाद इनमें से कई जनजातियां एज़टेक कल्चर से जुड़ गई। राजाओं और अर्धराजाओं ने शहर राज्यों पर शासन किया और एक दूसरे से बातचीत की। कभी कभी शहर राज्य आमतौर पर ट्रेड और सैन्य गठबंधनों के माध्यम से एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे, लेकिन अक्सर वे डोमिनेंस स्थापित करने या अन्य शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। सिटी स्टेट्स के बीच संबंध हमेशा बदलते रहते थे। एज़टेक साम्राज्य का गोल्डन एज 1428 में मेक्सिको टेनोक्टिटलन, टेक्सकोको और थैकोपैन के बीच ट्रिपल अलायंस के साथ शुरू हुआ। ये मेक्सिको की घाटी में शहर राज्यों के बीच राजनीतिक सहयोग में सबसे मजबूत कड़ी के रूप में रिप्रेजेंट करता है। इन संयुक्त शहर राज्यों की आर्थिक और सैन्य ताकत ने आखिरकार एज़टेक को मेक्सिको की घाटी और उससे आगे के क्षेत्रों की लगभग सभी बस्तियों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि ये गठबंधन जरूरत से पैदा हुआ था। खैर, समय गुजरता गया और एक दूसरे के बीच मतभेद होते रहे। टेनोक्टिटलन का लीडर ट्रिपल अलायंस के नए साम्राज्य का वास्तविक राजा बना। सेना में शामिल होने के बाद न्यूली फॉर्म्ड एज़टेक साम्राज्य ने मेक्सिको की पूरी घाटी पर जल्द ही नियंत्रण हासिल करने पर ध्यान दिया। 1430 के दशक के अभियानों ने चाल्को और कोयोअकैन के शहरों को ट्रिपल अलायंस के प्रभाव में अपने कब्जे में ले लिया। इस जीत के बाद एज़टेक ने साउथ की ओर देखा और मॉडर्न डे मोरेलोस के राज्य की ओर आगे बढ़े। वहां पर उन्होंने क्वानाहुआक, जो क्वरनवाका के मॉडर्न डे शहर है, उसे और हुएक्सटेपेक को जीता। आगे बढ़े तो 1440 में एज़टेक साम्राज्य के पहले राजा की मृत्यु हो गई और मोक्टेजुमा द फर्स्ट को उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया। मोक्टेजुमा का शासनकाल एज़टेक इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था।
उन्होंने कुछ अधिक महत्वपूर्ण एज़टेक मंदिरों का निर्माण शुरू किया, जिनमें टेनोक्टिट्लान का महान मंदिर शामिल है। दोस्तों, 1458 में मोक्टेजुमा द फर्स्ट ने सैन्य अभियान शुरू किया, जिससे इसके रीजियन में एज़टेक इन्फ्लुएंस काफी तेजी से बढ़ा। इसके अलावा एज़टेक ने अपना कंट्रोल मेक्सिको की घाटी से काफी आगे तक बढ़ाया और मॉडर्न डे के राज्य मोरेलोस और ओआक्साका में अपना डोमिनेंस स्थापित किया। उसके बाद ट्रिपल अलायंस के 100 वर्षों के दौरान एज़टेक ने अपनी सभ्यता को नई दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक के रूप में बनाया, जो मेसो अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इस पीरियड के अंत तक एज़टेक्स ने लगभग 3 से 4 मिलियन लोगों की आबादी वाले विशाल क्षेत्र को कंट्रोल किया। दोस्तों, सोशल क्लासेस और हायरार्की ने एज़टेक्स के नागरिकों के लाइफ को ड्रामेटिक तरीके से प्रभावित किया। राइट्स, ड्यूटीज और प्रिविलेजेस हर एक के सोशल स्टैंडिंग के कारण निर्धारित किए गए। एज़टेक समाज के शासक वर्गों को मोटे तौर पर 3 समूहों में बांटा जा सकता है। सबसे ऊपर सोवरेन था, जिसे tlahatoani का टाइटल दिया गया था। हर सिटी स्टेट्स का अपना tlahatoani होता था। सोवरेन के नीचे डिग्निटरीज होता था। ये आमतौर पर सोवरेन के करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार होते थे, जबकि डिग्निटरीज के नीचे नोबिलिटी होता था। इन तीनों समूहों की जिम्मेदारी साम्राज्य के प्रशासनिक, नौकरशाही और गवर्नर संबंधी ड्यूटीज को संभालता था। वहीं पर एज़टेक सभ्यता में आम इंसान का जीवन लगभग पूरी तरह से काम के प्रति समर्पित था। इसके अलावा पैदा होते ही जेंडर को भी कैटेगरी में बांट दिया जाता था। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर लड़का पैदा होता था तो उसे बड़ा होकर योद्धा बनना पड़ता था या फिर उस काम को करना पड़ता था जो उसके पिता करते आए थे, जबकि लड़कियों को बड़ा होकर घरेलू काम करना पड़ता था, जैसे कि खाना पकाना, सफाई करना, बुनाई करना और बच्चे पैदा करना। क्योंकि एक एज़टेक आम इंसान से काम करने की अपेक्षा की जाती थी, इसलिए उन्हें कम उम्र में ही जीवन के इस तौर तरीके से परिचित कराया जाता था। दोस्तों, एज़टेक समाज में सबसे निचला वर्ग गुलाम था। हालांकि किसी भी गुलाम का जीवन ऐशो आराम और मजे से नहीं कटता था, फिर भी ये उन गुलामों से कहीं बेहतर था जो अमेरिका में रहते थे। स्पेनिश एक्सप्लोरर के लेखों ने एज़टेक के गुलामों के लिए इस उदारता पर हैरानी जताया कि उन्हें ट्रीटमेंट मिलता था। खैर, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के वेस्ट इंडीज में उतरने के बाद स्पेन वासी आधिकारिक तौर पर नई दुनिया में आने वाले पहले यूरोपियन बन गए थे और अपने प्रभाव को अमेरिका में बढ़ाने के लिए काफी जल्दी में थे। उन्होंने बड़े बड़े अमीरों की कहानियों के साथ सेंट्रल मेक्सिको में एक महान साम्राज्य के बारे में सुना था। इसलिए स्पेनिश लीडर ने एक्सपीडिशन करने के लिए एक स्पेनिश टीम को चुना, जिसके टीम हेड का नाम हर्नन कोर्टेस था। हालांकि मेक्सिको के लिए जाने से पहले ही स्पेनिश लीडर ने एक्सपीडिशन के लिए अपना सपोर्ट वापस ले लिया, लेकिन कोर्टेस ने इसकी परवाह किए बिना यात्रा शुरू कर दिया। दोस्तों, 1519 में कोर्टेस लगभग 500 सैनिकों के साथ मेक्सिको के तट पर पहुंचा, जो वेरा क्रूज के मॉडर्न डे शहर के पास है। एज़टेक राजा मोक्टेजुमा के दूतों ने उनका स्वागत किया, जिसने इन अजीब लोगों के बारे में सुना था जो तट की खोज कर रहे थे। मोक्टेजुमा इन नए अजनबियों से सावधान था और उसे लगता था कि वे शायद भगवान भी हो सकते हैं। कोर्टेस के आने पर एज़टेक ने उनसे शांत तरीके से रिश्ता बनाने के लिए कुछ गिफ्ट्स और सोना भेंट किया। जब उन्होंने गिफ्ट के साथ सोना भी दिया तो सोना देखकर स्पेन वासी कथित तौर पर हैरान हो गए, क्योंकि वे इस बात से हैरान थे कि अगर ये लोग मिलने पर सोना दे रहे हैं तो इनके साम्राज्य में कितना अधिक सोना होगा। इसलिए वे अंदर आए और उन पर जीत दर्ज करने के लिए कोर्टेस ने अपने इरादे को और मजबूत करने का काम किया। दोस्तों, कोर्टेस ने रास्ते में दोस्त बनाते हुए साम्राज्य के अंदर से ही एक आंदोलन शुरू किया। कोर्टेस ने सबसे पहले टोटोनेक्स के साथ गठबंधन किया, उसके बाद तलाक्सकाला
जो एक शक्तिशाली सिटी स्टेट्स था जिसने ट्रिपल अलायंस के कंट्रोल का विरोध किया था। खैर, शुरुआती झगड़े के बाद कोर्टेस ने आखिरकार उन लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए मना ही लिया। जब कोर्टेस ने सेंट्रल मैक्सिको में अपना रास्ता बना लिया और उसके पास कई हजार सैनिक हो गए, तब उसने हमला करने का प्लान किया। जब वह टेनोक्टिट्लान में पहुंचा तो मोक्टेजुमा ने उसे एक शाही राजा के जगह पर बैठाकर उसका स्वागत किया, जबकि कोर्टेस ने मोक्टेजुमा को बंदी बनाकर उसके स्वागत का जवाब दिया और टेनोक्टिट्लान पर इस तरह शासन किया जैसे कि वह एज़टेक के राजा मोक्टेजुमा के आदेश का पालन कर रहा हो। 1520 में कोर्टेस को अपने स्काउट से खबर मिली कि एक स्पेनिश एक्सपीडिशन मेक्सिको भेजा गया था स्पेनिश लीडर के खिलाफ जाकर यात्रा करने के आरोप में उसे अरेस्ट करने के लिए। इस खबर को सुनकर वह घबरा गया और खतरे से बचने के लिए सब कुछ छोड़कर टेनोक्टिट्लान से भाग गया। उसके बाद एज़टेक राजधानी लौटने पर कोर्टेस ने पाया कि शहर में तनाव बढ़ गया था, जहां उसे और उसके लोगों के लिए खतरा बढ़ सकता है। उसने शहर से भागने की योजना बनाई और तलाक्सकाला के पहाड़ों पर चला गया। दोस्तों, महीनों में कोर्टेस काफी हद तक दोबारा से लोगों को इकट्ठा करने में सफल हुआ और उसने लगभग 700 स्पेनिश सैनिक और लगभग 70,000 नेटिव सैनिकों के साथ टेनोक्टिट्लान पर फिर से चढ़ाई की। उसने महीनों तक नगर को घेरे रखा, साथ ही पीने के पानी को बंद कर दिया और भोजन के सभी शिपमेंट को रुकवा दिया। इस हमले ने चेचक जैसी बीमारियों के साथ मिलकर शहर पर कहर बरपाया, जिसके चलते शहर की आबादी कम होने लगी और सैनिकों की हिम्मत भी कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार 13 अगस्त 1521 को मोक्टेजुमा की जगह राजा बने क्यूआउटेमोक को पकड़ लिया गया और स्पेनियों ने टेनोक्टिट्लान पर अपनी जीत का दावा किया। दोस्तों, इस तरह इस महान सभ्यता के अंत की शुरुआत हुई। वैसे कुछ लोगों को लग सकता है कि कोर्टेस ने एज़टेक जैसे महान साम्राज्यों को हरा दिया, वो भी कुछ स्पेनिश सैनिकों के साथ। हालांकि उसकी सेनाएं बहुत बड़ी थी। इसके साथ ही लंबे समय से चली आ रही आपसी मतभेद और एज़टेक द्वारा लगाए गए टैक्स के प्रति लोगों की नाराजगी की वजह से इस साम्राज्य को कोर्टेस द्वारा जीता जा सका, क्योंकि अंदर के मतभेदों ने उसकी लड़ाई को और आसान बना दिया था। इसके अलावा चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा और अन्य बीमारियां जो मेसो अमेरिका के लिए विदेशी थे, एज़टेक साम्राज्य पर हावी हो गए। वहीं पर यूरोपियन लोग इन सभी बीमारियों के संपर्क में पहले से ही थे, जिसके चलते उनमें पहले से ही इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी, जो एज़टेक के अंदर नहीं था। खैर, इन बीमारियों से एज़टेक साम्राज्य के हजारों लोग कुछ समय में ही मर गए और यही वजह है कि स्पेनिश इतने पावरफुल साम्राज्य पर अपना कंट्रोल जमाने में सफल हो पाए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।